हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होगा, एकदम अच्छे से हो गए आप लोग। तो मैं सौरभ, आप लोगों का फिजिक्स का सर, इस लाइव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ये फोर्थ का तीसरा या चौथा संस्करण है, मतलब सेशन 4 है। मतलब मैं धीरे धीरे आप लोगों को ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फोर्स को कैसे अप्लाई करते हैं, क्या डायरेक्शन होता है, कैसे उनको वेक्टर्स के तरीके से रिजॉल्व कर पाते हैं। ये सब कुछ हम लोग प्रॉपर यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो धीरे धीरे क्योंकि हम एक्चुअली हम जो है यहाँ पे कंप्लीट 11 पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, और इसीलिए मैं फोर्स को बड़ा आसानी से धीरे धीरे करके मैं आपको समझा रहा हूँ कि हाउ टू अप्लाई द फोर्स, क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या डायरेक्शन होगा, कैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, कैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करेंगे। इन सारे चीजों के बारे में हम धीरे धीरे करके हम लोग सीख रहे हैं। तो कभी भी बीच से कोई भी एक संस्करण या कोई भी एक सेशन मत उठाना, एकदम सिलसिलेवार ढंग से। अगर मान लो कि कोई भी नया बच्चा हो तो वो सेक्शन 1 देखेगा, 2 देखेगा, उससे पहले वेक्टर का जरूर लेक्चर एक बार देख लेना। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे अगर डिले किया, अगर आपने वेक्टर की जगह पे सीखा फोर्स इसका यूज करना सीखा, तो अगर आप 11 क्लास के बच्चे हो तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना कि पहले, मतलब बिल्कुल सिलसिलेवार से पहले फोर्स, पहले वेक्टर्स के बारे में जानो, देन फोर्स के ऊपर आओ, और बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से जैसे मैंने पढ़ाया है बिल्कुल उसी तरीके से आप काम करोगे। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे अब ज्यादा डिले करने के बजाय हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो कि यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कल जो हमने डिस्कशन किया था, कल याद है आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था? कुछ ऑब्जेक्ट्स को मैंने बताया था कि कैसे आप 2-3 ऑब्जेक्ट्स को एक ही सिस्टम का जिक्र कर सकते हो। मैंने क्या बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें, अगर बहुत अच्छे तरीके से बात करें ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट्स पे बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट्स इंटरकनेक्टेड हैं और उनकी एक्सेलरेशन सेम है, तो अभी फिलहाल के लिए आप उन्हें एक सिंगल बॉडी कंसिडर कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि हो क्या रहा है। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इस बार, जो जेई जेई में पूछा गया था, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मान लो कि ऐसा कुछ सिचुएशन है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ये हमारे पास प्लैंक है। प्लैंक समझते हो? ट्रायंगुलर प्लैंक कहने का मतलब कि ये मूवेबल ऑब्जेक्ट है, ये भी मूव कर सकता है ऐसे तिरछा। यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा गिवन है। समझ में आ गया? एक इंक्लाइन प्लेन भी बोल सकते हो आप इसे, लेकिन ये प्लैंक इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या है कि हो सकता है कि प्लेन वो फिक्स्ड है, लेकिन ये प्लैंक है जो कि आसानी से मूव कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका मास कैपिटल है, ठीक? सारे सरफेस, जितने भी सरफेस है वो सारे क्या है? स्मूथ। जहां जहां देख रहे हो वो सारे सरफेसेस कैसे हैं? स्मूथ है। क्लियर? तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक ऑब्जेक्ट और छोटा सा इसके ऊपर रख दिया गया, स्मॉल एम, और आपसे ये बोला गया कि आखिर कितना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की जाए, कितने फोर्स से इन दोनों को धक्का मारा जाए कि ये दोनों साथ में मूव करें, मतलब ये दोनों आपस में स्लिप ना करें। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड सच दैट बोथ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब अगर आप इसमें होते तो ये आपको वही रेस्ट पे नजर आता, या फिर आप इसमें होते तो ये ऑब्जेक्ट आपको रेस्ट पे नजर आता। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मतलब ये इसके रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहा। हाँ, जरूर डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप ग्राउंड फ्रेम पे होंगे अगर आप यहाँ पे ग्राउंड फ्रेम पे होंगे तो डेफिनेटली आपको दिखेगा कि जितने से ये आगे जा रहा है एक्सेलरेशन से, उतने से ये भी आगे जा रहा है, लेकिन ये नीचे नहीं गिर रहा। बस इतना सा तुम्हें फील होगा। इसको फील करने की कोशिश करोगे। अगर मान लो कि आप ग्राउंड से देख रहे हो, ये आगे जा रहा है और ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो ये सिर्फ इसके साथ आगे जाता हुआ दिखेगा, नीचे की तरफ आता हुआ नहीं दिखेगा। क्लियर? तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जब आप अप्लाई कर रहे होगे तो वो हमेशा
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। मतलब जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है वही न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जो भी इक्वेशन है, सम ऑफ ऑल का एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो या सम ऑफ ऑल का एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, वो सिर्फ ये अप्लाई कर सकता है। इसके बारे में आगे जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक, वो क्लासेस में हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इतना मानो कि इसके रिस्पेक्ट में तो क्वेश्चन जेई में ये पूछा गया था कि इस पे कितना फोर्स अप्लाई की जाए कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करे विदाउट एनी स्लिपिंग बिटवीन देम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, सबसे पहले तो एक काम करो, जितने भी बॉडीज वहां पे दिख रहे हैं उन बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया करो। तो चलो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है, इनको दोनों को मैं अलग अलग कंसीडर करके यहाँ फ्री वर्क थोड़ा अलग अलग करके इसलिए मैंने दिखा दिया ताकि फोर्सेस को साफ सुथरे ढंग से दिखाया जा सके, वरना एक दूसरे में गंगा सा दिखेगा। इसीलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये मान लो कि ये एंगल, ये तो थीटा गिवन है, यहाँ समझ में आ गया। अब सोचो और कौन कौन सा फोर्स लगा। तो एक काम करके सबसे पहले छोटे वाले ब्लॉक पे बात करते हैं। तो आपको पता है कि चाहे ब्लॉक जैसा भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, अर्थ तो फोर्स अप्लाई करेगी ही करेगी। तो इसका मास कितना है, कैपिटल एम। तो ये फोर्स किसने अप्लाई किया, अर्थ ने, इस वेज के ऊपर। बात समझ में आ गया। अब बात, इसके ऊपर भी उतना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि इसका मास स्मॉल एम है। तो ये कितना आ गया, स्मॉल एम जी। समझ में आ गया। और देखो अब सोचो कि जब ये स्मॉल एम जी लगा, ठीक, अच्छा दोनों जैसे इस पे फोर्स लगाओगे दोनों एक ही एक्सेलरेशन ए से आगे की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन का यही पार्ट है कि कितने एक्सेलरेशन से ये दोनों, या फिर कितने फोर्स से, कितना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया जाए ताकि ये दोनों साथ में मूव करे। तो अगर हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया तो फोर्स आसानी से निकल जाएगा। ठीक, खैर हम वहां तक कभी जा भी नहीं रहे, हम कंप्लीट पीएचडी कर रहे हैं इसके ऊपर, मतलब पूरा रिसर्च कर देंगे कि इसमें हुआ क्या है। समझ में आ गया। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है बिल्कुल। ठीक, लेकिन हम इस पे पूरा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि ये स्मॉल एम जी फोर्स यहाँ पे लगा। ओके, अब इस सरफेस देखो, ये सरफेस दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में, क्लियर। तो ये सरफेस इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, जिस फोर्स को क्या नाम कहते हैं बेटा, नॉर्मल। याद करो। तो ये फोर्स किसने लगाया, बताओ बताओ, ये फोर्स किसने लगाया, ये फोर्स इस वेज ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया। तो बिल्कुल सेम अमाउंट का फोर्स ये इसके ऊपर अप्लाई करेगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, आप सबको पता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, क्लियर। तो जितना फोर्स ये वेज इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर अप्लाई करेगा। इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग दिखाया ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियरली ये समझ आ जाए कि कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा और बताओ, ये देखो ये वाली सरफेस देखो, यहाँ इस वाले नीचे वाले सरफेस के कॉन्टैक्ट में, तो ये भी एक नॉर्मल ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहा होगा। तो मैं इसको N1 मान लेता हूँ क्योंकि N ऑलरेडी माना हुआ है हमने। बात समझ में आ गई। और देखो, और इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा, ये देखो F। और इन सारे फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई आप सबको, क्लियर। दोनों ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से, मतलब आप अगर यहाँ पे खड़े होगे, ठीक, और आप अर्जुन की तरह बिहेव कर रहे हो। अर्जुन कौन है, पता बताओ अर्जुन कौन था, महाभारत का अर्जुन। मतलब द्रोणाचार्य ने उससे पूछा कि बेटे तुझे पेड़ पे क्या दिख रहा, ठीक है। तो बाकी शिष्यों ने क्या जवाब दिया, किसी ने दिया कि, किसी ने बोला कि कुछ भी नहीं दिख रहा, किसी ने बोला कि उनको एक पक्षी नजर आ रही है, ठीक है। अर्जुन ने बोला कि पक्षी की आंख नजर आ रही है, उस बर्ड की आई उसको नजर आ रही है। तो मतलब वो काफी ज्यादा एम रिलेटेड थे, मतलब एम उनका बहुत परफेक्ट था कि उनको जो चाहिए था वही दिखता था। समझ में आ गया। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हम अगर इसके बारे में जानेंगे तो सिर्फ ये दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। और अगर हम इसके बारे में जानना चाहेंगे तो ये नहीं दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा। समझ में आ गया बात, इतनी बात क्लियर है बिल्कुल बेटा। अब देखो, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से एक बार इसको नोट कर लो। नोट कर लिया है, ठीक है। तो जब नोट कर लिया आपने तो अब देखो ध्यान से। अब अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक्सेलरेशन इसकी भी वही है, इसकी भी वही है, तो अब सिर्फ हम स्मॉल एम पे लेते हैं, स्मॉल एम के बारे में डिस्कशन करते हैं।
तो स्मॉल एम देखो, स्मॉल एम ये रहा, इसके ऊपर फोर्स ये रहा नॉर्मल, ये रहा नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg। समझ में आ गया। अब याद होगा आपको कि ये इंक्लाइंग सरफेस है ऐसे कुछ, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये वाली एंगल, जितनी एंगल ये है उतनी ही एंगल ये निकल कर आती थी। पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो ये नॉर्मल हो गया, ये mg हो गया, और एक्सेलरेशन देखो किस डायरेक्शन में इधर है। तो अब याद करो, बच्चे इस क्वेश्चन में ना काफी ज्यादा फंसे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया कि नॉर्मल यहाँ दिख रहा है, उनको हैबिट क्या है कि नॉर्मल और यहाँ mg इस डायरेक्शन में एक्सिस चूज कर लेने का। लेकिन याद करो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उसी डायरेक्शन में एक एक्सिस आपकी होनी चाहिए। तो देखो एक्सेलरेशन इधर को है, तो आप जो एक्सिस कंसीडर करोगे वो एक ये होगा। तो अगर ये एक एक्सिस हो गया तो दूसरा एक्सिस कौन सा हो गया, ये। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर अगला स्टेप क्या था कि जिस डायरेक्शन में जो भी आपने एक्सिस चूज किया है, अगर वो एक्सिस जो भी आपने यहाँ पे एक्सिस चूज किया है, अगर अगर कोई भी फोर्स उस एक्सिस के अलावा नहीं है तो आप उसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो अब देख कर बताओ किसको कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा, mg को करना होगा, नॉर्मल को करना होगा। देखो तो देखो एक एक्सिस ये है हमारा, है ना, ये एक दूसरा एक्सिस हमारा ये है। तो डेफिनेटली mg इस लाइन के अलॉन्ग है, तो इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो ब्रेक किसको करना होगा, नॉर्मल को। अब ब्रेक कब तभी करेंगे जब हमें एंगल पता हो। एंगल भी पता है, देखो ये एंगल थीटा है तो ये उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो डेफिनेटली ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो n का ये कंपोनेंट कितना होगा, n cos थीटा, क्योंकि एंगल इसके ऊपर टिका हुआ है, और ये कंपोनेंट n sin ऑफ थीटा। मतलब ग्राउंड पे खड़ा आदमी इस स्मॉल m के बारे में इतना चर्चा कर रहा है, ये उसको ये बातें समझ में आ गई हैं। ठीक, और जिस बच्चे को ये चीज समझ में आ गया उससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब वो देख के क्या इक्वेशन लिखेगा, वो ये लिखेगा कि भाई एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा कि ये n साइन ऑफ थीटा जो है वही तो मास टाइम एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल का फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको प्लस, उसके अपोजिट फोर्स को माइनस, को अपोजिट में कुछ है ही नहीं, तो एक ही फोर्स है, इसलिए n साइन थीटा इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। ये पहला इक्वेशन लिख दिया। उसको ये भी दिख रहा है, ग्राउंड पे खड़े आदमी को इसको क्या दिख रहा है कि ये तो सिर्फ इधर जा रहा है, इधर की तरफ तो स्लाइड हुआ ही नहीं है कहीं भी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों आपस में रेस्ट पे। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो अब देखो कि n sin थीटा इज इक्वल टू ma आ गया। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक ऊपर की तरफ कितना लग रहा है n cos थीटा, तो ये कितना आ गया n cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये इक्वेशन 2 आ गया। ठीक, अब जिस बच्चे को ये दो इक्वेशन लिखना आता है आ गया, ठीक, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, इसी क्वेश्चन को नीट में ये पूछा गया था कि बताओ नॉर्मल फोर्स कितना है। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, देखो एक्सेलरेशन हमें भले ही नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है कि n इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई cos थीटा लिख सकते थे। बस हो गया, आंसर यहीं पे सॉल्व हो गया। जिसको ये इक्वेशन लिखना आ गया उसका काम हो गया बिल्कुल। लेकिन अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो मैं तुम्हें यहाँ से हटा रहा हूँ, तुम्हें मतलब जो तुम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि आपने ये सीख लिया है। ठीक, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1 को 2 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो n और n कैंसिल हो गया, तो साइन बाई कॉस कितना हो गया, tan। तो ये हो गया tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ m और m कैंसिल हो गया तो a बाई जी। तो एक्सेलरेशन हमें पता चल गई g ऑफ tan थीटा। क्लियर? मतलब इस बॉडी की ये, मतलब अगर इतने एक्सेलरेशन से ये बॉडी आगे की तरफ जाए या पूरा सिस्टम आगे की तरफ जाए तो ये जो है इसके रिलेटिव स्लिप नहीं करेगा। इतना को क्लियर हो गया। अब जब इतना क्लियर हो गया तो सवाल ये है कि इतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम तुरंत लिख देंगे कि देखो ये दोनों, अब याद करो सिस्टम वाला केस मैंने क्या बताया था कि आप सिस्टम तभी ले सकते हैं जब वो इंटरकनेक्टेड हो और एक्सेलरेशन सेम हो। तो देखो ये दूसरे से कनेक्टेड भी है और क्या है, एक्सेलरेशन दोनों की सेम है। तो हम इन दोनों को अगर सिस्टम ले ले तो देखो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, वो कितना है, एफ। तो हम सीधा क्या लिख लेंगे, एफ इज इक्वल टू सिस्टम का मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। देखो इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, तो देखो फोर्स आ गया स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी टैन ऑफ थीटा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
ठीक, एक सही डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे। अब इसी में बच्चे क्या करेंगे, एमजी को, क्योंकि उनको को हैबिट है एमजी का ये कॉस कंपोनेंट, एमजी का साइन कंपोनेंट, अब वो रोना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगा कि इक्वेशन हम लिखें तो क्या लिखें। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपको बार बार बोला है कि आपको करना क्या है, आपको बस ये करना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर गिवन हो तो सबसे पहले उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब जितने फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं उन ऑब्जेक्ट उन फोर्सेस को प्रॉपर डायरेक्शन के साथ शो कर देना है। ठीक बेटा, पहला काम हमने ये किया, और जितने ऑब्जेक्ट उन सबके लिए ये काम कर दो ठीक इनिशियल स्टेज में, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप हैबिचुएट हो जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई किसको करना है किसको नहीं करना है। ये धीरे धीरे हमारा माइंड जो है ना इतना डेवलप हो जाएगा कि आप खुद सोच पाओगे कि अगर हमें इसकी रिक्वायरमेंट है तो हम सिर्फ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो भी काम हो सकता है। ठीक है, बट इनिशियल स्टेज में जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो आप सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। क्लियर। अब अगला क्या टारगेट होता है, एक्सेलरेशन चूज करना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन सेम है। अब एक्सेलरेशन सेम है और दोनों दोनों बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है कि हम उनको एक सिस्टम भी ले सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर। ये बात, इतनी बात क्या हमारे समझ में आ गई। और क्या, अब जैसे ये शो किया आपने, क्योंकि आप ग्राउंड फ्रेम पे, मैंने आपको क्या बताया कि न्यूटन का जो लॉ है वो हमेशा ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व किया जाता है, ग्राउंड फ्रेम से लिखा जाता है। तो ग्राउंड पे जब आप खड़े होगे तो जितने से ये जाता हुआ नजर आएगा उतने से ये भी जाता हुआ नजर आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। ठीक, तो जब इसकी एक्सेलरेशन हमें पता चल गई और हमने आगे क्या सीखा था कि जिधर एक्सेलरेशन हो उसी डायरेक्शन में आपको फोर्स कंसीडर करना है, सॉरी एक्सिस कंसीडर करना है। तो हमारा एक्सिस जो होगा वो ये होगा और ये होगा, ना कि ये और ये। ठीक, जो बच्चा ये और ये लेगा वो कैलकुलेशन में फंस जाएगा, आसान नहीं होगा कैलकुलेशन। देखो यहाँ पे 3 से 4 लाइन में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक, ये जेई एडवांस का शायद सवाल है, इसी में सिर्फ नॉर्मल फोर्स शायद, नॉर्मल फोर्स जो है वो सिर्फ जेई मेंस में पूछा गया था या नीट में पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। देखो हमने सारा काम किया है, ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है बेटा, नोट कर लो जल्दी से। हो गया, लिख लिया बच्चों, लिख लिया सबने। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, तो मैंने आपसे क्या कहा था पिछले क्लासेज में कि अभी हम इतने कैपेबल नहीं हो पाए थे कि वायर के मास को कंसीडर कर सके, लेकिन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम वायर के मास को कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम इतना सीख गए हैं कि वायर का मास अगर होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो सवाल ये है कि वायर का अगर मास होगा तो क्या वायर के हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सेम होगी? ये एक सोचने वाली बात है। तो चलो करके देखते हैं, ज्यादा सोचने से अच्छा है हम उसको करके देखते हैं। तो मान लो कि ये हमारा एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, एक वायर है, इसको रोप बोलो, एक रोप है, ये एक रोप है जिसका मास कैपिटल एम मान लेता हूं और यहां से यहां तक इसकी पूरी लेंथ जो है वो एल गिवन है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन ये दे रहा हूं मैं कि इस पे एक फोर्स एफ अप्लाई करके हम इसको ऐसे खींच कर लेके जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं कि ये पुली है, वायर जो है इस तरीके से है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो याद होगा आपको कि यहाँ जितना टेंशन फोर्स माना था यहाँ पे टेंशन फोर्स उतना ही माना था, क्योंकि वायर को हमने मासलेस कंसीडर किया था। लेकिन क्या अब भी वही सिचुएशन होगा कि अगर मैं छोटा सा कोई भी यहाँ क्रॉस सेक्शन ले लूं तो हर जगह पे टेंशन फोर्स सेम आएगा? अब ये सोचने वाली बात है। क्लियर है बेटा? तो आगे देखते हैं कि कैसे होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये फोर्स है तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि जब आप इस फोर्स लगाकर खींचोगे तो आप इसमें एक एक्सेलरेशन डेवलप कर पाओगे, वो है ए। ठीक, अगर कोई आपसे पूछे कि इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो और कोई फोर्स, देखो एमजी जो होगा वो नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, इनका कोई भी रोल मोशन में नहीं है, तो हम उसको कंसिडर करके कोई फायदा भी नहीं है।
समझ में आ गई बात। यही एक्सपीरियंस कहता है। तो हमने 3-4 क्लासेस से जो किया है वो धीरे धीरे हमें ये एक्सपीरियंस बता रहा है कि जिस चीज की रिक्वायरमेंट हो हम वही काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगा है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इस फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा कि मास टाइम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, फोर्स बाई मास, मतलब इतने एक्सेलरेशन से ये जो रोप है आगे की तरफ हम खींच पा रहे हैं। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या होगा, इसका मास 2 kg गिरेगा, इस फोर्स की वैल्यू 50 न्यूटन गिरेगा, निकाल लो एक्सेलरेशन। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमको एफ और एम के टर्म में ले रहे हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन सेम है, मतलब टेंशन क्या लेंथ पे डिपेंड कर रहा है या लेंथ के साथ साथ या पोजीशन टू पोजीशन टेंशन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम उसको चेक कर लेते हैं। मान लो कि यहां से x डिस्टेंस दूर जाकर यहाँ पे एक छोटा सा ये पार्ट है, ये पार्ट मैं यहाँ पे टेंशन फोर्स निकालना चाहता हूँ। तो टेंशन फोर्स सोचो बेसिकली आता क्या, हम बिल्कुल अब मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। मान लो कि ये वायर है, ये रोप है, ठीक। इसके दो पॉइंट्स, मान लो कि ये क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन लिया था उसके दोनों तरफ दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं, इस फोर्स को आगे खींच रहे हैं। तो ये देखो, ये जो क्रॉस सेक्शन जो आपने देखा, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, जैसे आप इसको पीछे के ऐसे खींचोगे तो होगा क्या, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच के सेपरेशन जो है ना इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूलर बेचारे बहुत कंफर्टेबल थे यहाँ पे, तो वो क्या कोशिश करेंगे कि अपने इस पोजीशन को मेंटेन रखा जाए। तो वो कैसा फोर्स लगाएंगे, अंदर की तरफ। समझ में आ गया बात। जो बाहर आप खींचने की कोशिश करो वो अंदर की तरफ खींचेगा। इसलिए तो बोलते हैं कि टेंशन हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मतलब जैसे आप इसको खींचोगे तो इनके बीच का सेपरेशन बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये क्या चाहेंगे कि सेपरेशन घटे। घटेगा कैसे, जब ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए और ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए। समझ में आ गया। तो ध्यान ये रखना है कि ये जो टेंशन फोर्स है वो किस पे लगा है, इस वाले मॉलिक्यूल पे, और ये किस पे लगा है, इस वाले पे। किसने अप्लाई किया, इधर वाले ने। तो इसलिए टेंशन जब भी अप्लाई करो, जहां भी जिस पॉइंट पे निकालो उसको दो क्रॉस सेक्शन में डिवाइड कर दो। क्लियर। तो दो क्रॉस सेक्शन में जैसे डिवाइड करोगे तो ये बता पाओगे कि ये वाला जो पार्ट है इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा और ये वाला जो पार्ट है इसे इक्वल अमाउंट से अपनी तरफ खींच रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर कोई बच्चा सिर्फ इतने वाले पार्ट को कंसिडर करे, ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट को ध्यान से देखो, सिर्फ इतना सा पार्ट जिसकी लेंथ कितनी हो गई है, x। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरे का मास m गिवन है तो इतने से का मास कितना होगा, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी, जैसे मान लो कि ये केक होता, अब केक जैसे आप बर्थडे में काटते हो तो केक को अगर इक्वल, बिल्कुल इक्वल साइज के केक यहाँ से, मतलब यहाँ से स्लाइस ऐसे काट के बाहर निकाल के, तो हर स्लाइस का मास सेम आएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना। ये बात क्लियर होगी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आया कि कहीं से भी इसमें कहीं से भी एक छोटा सा स्लाइस काट के निकालोगे, मान लो कि 3-4 स्लाइस काट के निकालते, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, सबकी साइज सेम है, तो सबकी मास भी सेम होगी। दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आ गई है, क्लियर है। अब आगे देखो, अब जैसे मान लो मैं अगर यही बात मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ इस पूरे का मास m है तो इतने से का मास कितना होगा, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ बताओ क्या होगा, सोचो जरा। अरे कुछ भी नहीं है यार, बताओ बताओ, मैं कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताओ, बताओ जल्दी से, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं हुआ, नहीं हुआ। अरे यार क्या कर रहा है। अच्छा मैं तुमसे अगर एक सवाल पूछता हूँ, बहुत ही नन्ना मुन्ना सा सवाल, गाली दोगे मुझे कि मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसी से रिलेटेड है। अगर मैं बोलूं कि 5 मैंगोज का दाम 60 रुपीज है तो 3 मैंगो का कितना होगा, बताओ। 5 मैंगो हैविंग कॉस्ट 60 रुपीज, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 मैंगो, कैसे निकालोगे। क्या करो तो 10 क्लास में पढ़ा है, 9 क्लास में या उससे भी छोटे क्लास में पढ़ा होगा। मतलब 5 मैंगोज का दाम कितना है,
60 रुपीज, तो एक मैंगो का दाम कितना होगा 60/5, तो 3 मैंगोज का दाम कितना होगा 60/5 इंटू 3। याद करो ऐसे करके थे, इसको यूनिटरी मेथड बोला करते थे हम लोग, समझ में आ गया। तो कभी देखो मैंने पहले वाली क्लास में भी आपको बोला था, तो ऐसे पढ़ के कोई फायदा नहीं होता जब हम उसको लाइफ में यूज ना कर पाए। समझ में आ गई बात। ये जो आपने पढ़ा था इसको यूज भी तो आना चाहिए। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। देखो कि यहाँ पे इस पूरे लेंथ का मास अगर m है तो कोई यूनिक लेंथ होता बिल्कुल इसी तरीके से, तो उसका मास कितना हो जाएगा, क्या करके गिस1 डिवाइडेड बाय गिस1, तो गिस1 डिवाइडेड बाय गिस1। समझ में आ गया, क्लियर है। तो एक्स लेंथ का मास कितना आ जाएगा, क्या करते हैं m/l इंटू एक्स, बस हो गया सॉल्व, यही तो मास है। समझ में आ गया, आसान है बिल्कुल, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा कि जो आपने पढ़ा है वो आपको यूज भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा मास हमारा, क्लियर, इतना मास है इसका। समझ में आ गया, इसको एम गैस बोल देता हूँ, तो ये क्या है एम गैस है, एम गैस इज द मास ऑफ दिस पार्ट। अब देखो इस पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे देखो ये वाली फोर्स लगी है, देख रहे हो ना, ये वाली फोर्स किसने अप्लाई की है, इधर वाले पार्ट में। तो हम फोर्स तो वही शो करके जो बॉडी के ऊपर लग रही होती है। ठीक, समझ में आ गया। और इस फोर्स को क्या नाम दिया गया है, टी, यही तो टेंशन फोर्स है बेटा। समझ में आ गया, ये टेंशन फोर्स है, और जिसका इफेक्ट क्या है कि ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब फिर आप क्या लिखोगे, अच्छा तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ए है, इससे टी लग रहा है, हम फिर वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं लिख रहे, वो लग रहे होंगे वो आपस में बैठ लिख रहा पहले उधर। हो गया बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर लो। देख रहे हो ना, पोजीशन टू पोजीशन किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेक्शन है बेटा, कि अगर मास, अब जैसे मान लो कि इसी को चेंज कर दिया जाए, ऐसा कुछ लिख लिया सबने, मेरा ख्याल से लिख लिया होगा। अब देखो, और अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि ये एक वायर है, ये एक रोप है, जल्दी से निकालो, कोशिश करो सब लोग। हो गया, कोशिश किया आपने, हो रहा है बच्चों, मैं नहीं कर रहा, आपको करना होगा ये, मैं आप पे डिपेंड कर रहा हूँ, आपको करना है ये सब कुछ। मैंने क्या बोला कि ये जो वायर है, इस वायर, ये जो वायर है उसका मास m है। अच्छा लेंथ भी ले लो, लेंथ की जरूरत है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो कैपिटल ले ले, इस मास के लेंथ को इग्नोर कर दोगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब बताओ, सोचो सोचो भाई, मैंने पूछा यहाँ से एक्स डिस्टेंस ऊपर इस पॉइंट पे कितना टेंशन है, ठीक, तो करेंगे क्या, सवाल तो ये है कि करेंगे क्या। अब देखो, आपको मैंने बताया कि जब भी जहां भी टेंशन निकालना हो आप दो मॉलिक्यूल्स लेना, देखो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये एक मॉलिक्यूल, ठीक है, समझ में आ गया। यह सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसको दो क्रॉस सेक्शन में डिवाइड कर दो, एक नीचे वाला क्रॉस सेक्शन है और एक इसके ऊपर वाला ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक। अब सोचो जरा एकदम बिल्कुल मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लो कि ये हमारा वायर होगा, ठीक है। अब इस पे ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ, ये देखो ये वाला जो है ना ये नीचे की तरफ खींच रहा है, तो वो ये चाहता क्या है कि अगर ये रबड़ होता तो देखो ये फैल जाता, ये मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बढ़ जाता, लेकिन क्योंकि ये रबड़ तो है नहीं, समझ में आ गई बात ना, इलास्टिक तो है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, पर इलास्टिक बॉडी है, रबड़ नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पे दो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की सेपरेशन इंक्रीज होने की कोशिश कर रही है, बट इंक्रीज हो नहीं पा रही है, क्यों, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, ठीक। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं हो सकता है। सो इसके लिए ऊपर वाली मॉलिक्यूल नीचे वाले को अपनी तरफ खींच रहा होगा और नीचे वाला ऊपर वाले को अपनी तरफ खींच रहा होगा, मतलब ये जो है इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा बाय अ फोर्स टी, और ऊपर वाले को ये खींच रहा होगा किससे,
बट अब ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा क्रॉस सेक्शन आपको लेना है, कोई सा भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम नीचे वाले पार्ट को ले रहे हैं। अब सोचो नीचे वाले पार्ट पे ये जो पार्ट जो आप देख रहे हो इसका मास कितना है, जी को निकालना बहुत जरूरी है। देखो नीचे वाले पार्ट में ये भी आ रहा है और ये वाला जो वायर जो देख रहे हो ना ये भी आ रहा है, तो इतने से पार्ट का मास क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है निकालना। फिर वही कहानी, देखो इसके पहले फिर हम लिख सकते हैं ना, फिर मैं बोल रहा हूँ कि मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एल लेंथ का मास कितना है m, तो एक्स लेंथ का कितना आ जाएगा, बिल्कुल इससे पहले जो किया था इंटू एक्स। क्लियर हो गया बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब सोचो इस पूरे पार्ट का मास कितना है, इतना, इसमें ये ऐड है, तो इस पूरे सेक्शन का मास कितना है। अगर मैं बोलूं इस पूरे सेक्शन का जो मास ऑफ सेक्शन कितना हो जाएगा बताओ तो। एक तो m ये रहा प्लस इस वायर का मास जो कि यहां निकाल लिया आपने, m/l इंटू एक्स। समझ में आ गया, क्लियर है, यहाँ पे हो गया, इतना मास हो गया। अब मैं इस पूरे सेक्शन को एक पॉइंट से रिप्लेस करो, एक ही जगह, मतलब इस पूरे को मैंने मान लिया कि एक ही पॉइंट है, मतलब पूरे को मैंने मान लिया कि एक छोटा सा पॉइंट है जो हम फोर्स लिख रहे हैं। इस पूरे के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, देखो ये कौन सा है, टेंशन जो ऊपर वाले ने अप्लाई किया था, और mg देखो इस पूरे पे नीचे लग रहा होगा नीचे की तरफ, वो कितना है, देखो पूरा मास कितना है, m प्लस कैपिटल m/l इंटू एक्स इंटू जी। समझ में आ गई बात, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, टेंशन फोर्स ऊपर, क्योंकि ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है। ऐसा थोड़ी है कि हवा में उड़ रहा है या नीचे गिर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो टगा हुआ है चुपचाप। ठीक, तो ऐसे केस में ये जो टी होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सिस्टम अगर रेस्ट पे हो तो सारे फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। तो क्या लिख देंगे हम लोग कि T इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल m/l इंटू एक्स इंटू जी। ये देखो तो टेंशन फिर से दिख रहा है तुम्हें, x के साथ चेंज होता जा रहा है। क्लियर है, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जेई में पूछा जाता है, देख रहे हो ना कितना बढ़िया कितना सुंदर सा कॉन्सेप्ट है। हम कर कुछ भी नहीं रहे हैं, ठीक, हम बस फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। अगर फोर्स लगा के उसको मूव करा रहे हो तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा, और अगर वो रेस्ट पे है तो सारे फोर्सेज बैलेंस्ड होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? देखो कितना सुंदर सा क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको अपनी बेसिक ध्यान में रखनी है। क्लियर है बेटा, नोट करो इसको। लिख लिया सबने? अब चलो, इन क्वेश्चन को मैं बार बार कह रहा हूं बेटा कि अगर आपको कामयाब होना है, ठीक है, हम जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आपको करना क्या है, आप बस घर में जो बैठ रहे हो यूट्यूब पे जो आपकी जो लेक्चर है, आप जैसी अभी तो जैसे मान लो कि लाइव है तो फिर तो कोई बात नहीं है, लाइव के बाद फिर से वो लेक्चर आपके पास अवेलेबल है। क्लियर, तो लेक्चर में जहां भी क्वेश्चन में दो उस क्वेश्चन उस जगह पे उसको पॉज कर लो, पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, और अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर लेक्चर को देखो वापस से, और फिर जब समझ आ जाए तो फिर से पॉज करके उसी क्वेश्चन को रिवाइज कर दो। ठीक, अगर आपने हर लेक्चर में यही काम किया, मैं सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने ये काम किया तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, खुद का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा, फिर आप बहुत अच्छा कर सकेंगे, किसी भी क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने की एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक, हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप अपने लिए इतना कुछ करो, जो मैं बता रहा हूँ बस उतना करो। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग टीचर के साथ साथ मेंटर भी है, हमें पता है कि आपको क्या कराना है और आपको कैसे करना है, ये भी हमें पता है, क्योंकि हमने किया अपने टाइम में, तो अब आपसे करवाने का टाइम है। तो हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल वही काम करो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, एनीथिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक, समझ में आ रहा है? दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट रिवीजन के बिना परफेक्ट नहीं होता। ठीक,
और रिवीजन भी सही तरीके से होता है। अब जैसे मान लो कि हर साल जेई में 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 10 से 12 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। नीट में भी बिल्कुल यही सेम सिचुएशन है। कितने बच्चों को सीख मिल पाती है? क्या वो बच्चे कैपेबल नहीं होते? मैंने मान लिया कि चलो 12 में से 6 लाख 7 लाख बच्चे जो है ना नकारा है, वो बस ऐसे मजे के लिए एग्जाम दे रहे हैं। बट फिर भी जो 6 लाख बच्चे उन्होंने पढ़कर एग्जामिनेशन किया है, तो दोनों के पढ़ाई में फर्क है ना, जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है और जो बच्चा नहीं हो रहा है। जो बच्चा सिलेक्ट, जो उसको टीचर बोल रहा होगा वो वही काम कर रहा होगा। तो टीचर पे बिलीव करो, मेंटर्स पे अपने बिलीव करो और फिर आगे की तरफ बढ़ जाओ, ठीक, सब कुछ बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, क्योंकि जो टीचर ऑलरेडी कितने सारे बच्चों को, हमने कितने सारे बच्चों को आईआईटी क्वालिफाई करवा दिया है, कितने सारे बच्चे हमारे मेडिकल एंट्रेंस क्वालिफाई करके अलग अलग कॉलेज में एम्स से लेकर मतलब जितने भी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो या मेडिकल में हो, हर जगह बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। तो हमें पता है कि हमने उनको निकाला कैसे है। तो इसीलिए अपने मेंटर्स की बात सुनो, ठीक, और बिना दिमाग लगाना उनको फॉलो कर दो बस, फिर देखो तुम कामयाब हो जाओगे। ठीक, अपना दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना, अपना लगाना जब आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये समझ भी तो आना चाहिए कि कौन सा मेंटर आपका सही बोल रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनिशियली आप बिल्कुल सही तरीके से काम करो। ठीक है बेटा, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी ये क्लियर हो गया कि वायर के पास अगर मास है तो फिर हम कैसे काम करेंगे। ठीक, और वायर अगर मासलेस है तब तो टेंशन हर जगह पे जीरो ही होगा, ये बात तो आपको भी पता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो वायर का मासलेस होना या ना होना अब आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि दोनों केसेज अब आपको पता है। अब हम रियल लाइफ वाले प्रॉब्लम्स को डील कर रहे थे, क्योंकि कोई भी पार्टिकल बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है यहाँ पे? ठीक, तो अब सवाल ये है कि एक नया फोर्स अब नेचर में आने वाला है, उस नए फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन। क्योंकि आपको पता है कि बिना फ्रिक्शन कोई सरफेस होता ही नहीं है रियल लाइफ में। बहुत आपने देखा होगा कुछ एक मतलब जिसको आप प्योर स्मूथ बोलो, प्योर स्मूथ जो होता है वो घर में देखा होगा जहां पे पानी बहुत ज्यादा गिर जाता है। पानी जहां पे गिर रहा होता है, गांव में अगर तुम रह रहे होगे तो गांव में हमारे यहाँ कल हुआ करता है, जाके चापाकल जिसको बोलते हैं। तो पानी जहां पे रेगुलर गिर रहा होगा वहां पे एक ग्रीन कलर का काई लग जाता है, हम लोग काई बोलते हैं, पता नहीं तुम लोग क्या बोलते होगे, कि ग्रीन कलर का होता है। वो बहुत स्लिपी होता है, ताकि इसके स्मूथ। लेकिन उसके अलावा जितने भी सर्फेसेज हैं वो स्मूथ नहीं होते, कहीं ना कहीं वहां पे उसकी एबिलिटी होती है फ्रिक्शन लगाने की। तो बच्चों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन फ्रिक्शन को लेके बन जाता है कि फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है। नहीं, फ्रिक्शन अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन कभी कभी सपोर्ट भी करता है। वो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। रिलेटिव मोशन मतलब जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में, जिनके बीच में आप फ्रिक्शन सोच रहे हो, मतलब फ्रिक्शन लगाना है आपको, उन दोनों का मोशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है। अब सोचो, अगर हम चलते हैं, जैसे मान लो कि किसी भी सरफेस पे आप चल रहे हो, तो कैसे चलते हो? सोचो जरा। मान लो कि यहां से आप चलो, हमारे चलने का तरीका क्या है कि हमारा पैर वो यहाँ होता है, फिर दूसरा पैर यहाँ, तीसरा यहाँ, फिर उसके बाद ऐसे। ठीक, मतलब तीसरा पैर नहीं, पहला ही पैर, तीसरा स्टेप, स्टेप्स बोल दो। पहला स्टेप, फिर हमारा ये जो पिछला जो पैर है वो आगे की तरफ गया, दूसरा स्टेप, फिर ये वाला पैर यहाँ पे गया, तीसरा स्टेप। समझ में आया? इस तरीके से हम स्टेप्स लेके। अब सोचो हमारे पैर की टेंडेंसी सरफेस की तरफ, सरफेस के रिस्पेक्ट में किधर है। अगर मान लो कि चलो कुछ पल के लिए मान लेते कि हम सरफेस है और हमारे ऊपर से कोई चीज चल के जा रहा है। ठीक, समझ में आ गया? तो हम उसको बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे कि आखिर वो स्लिप किधर करना चाहता है। सोचो, अब देखो, जैसे मान लो कि पहला पैर तुमने यहाँ पे रखा, ठीक है। अब ये जो पैर है जब आगे की तरफ जाता है, तो इस पैर को ध्यान से देखना, ये जब आगे की तरफ ऐसे जाता है तो देखो ये पैर देखो यहाँ पीछे खिसक जाएगा, ऐसे जाएगा ना ये, ऐसे फिर ऐसे। तो ये वाले पैर जो है नीचे की तरफ जाना चाहता है। समझ में आ गई बात? मतलब हम जैसे ही आगे की तरफ चलते हैं तो हमारा जो एक स्टेप आपने लिया, अगला जब स्टेप लोगे तो जो जो स्टेप खड़ा है वहां पे, ठीक है, जैसे मान लो कि पहला स्टेप आपने राइट हैंड से लिया, राइट हैंड वाले पैर से लिया, ठीक, तो राइट हैंड अपने जगह पे। अब लेफ्ट वाले पैर को जब आगे की तरफ लेके जाओगे तो राइट वाले की टेंडेंसी सरफेस के रिस्पेक्ट में किधर जाने की है। सोचो तो जरा, एक्सपेक्ट करो तो।
किस डायरेक्शन में होगा, कि अगर स्लिप करना चाहते हैं वो, जैसे ही आप पैर आगे की तरफ लेते हो, मान लो कि पहला अपना आपका जो राइट जो पैर है, राइट जो पाँव है, वो आपने अगला एक ले लिया, अब लेफ्ट वाले पाँव को आप आगे लेके जा रहे हो, तो राइट वाले पैर की स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है, मान लो कि आप सरफेस होके, आपके ऊपर वो पैर है राइट का और लेफ्ट आगे की तरफ जा रहा है, तो राइट वाला जो पैर है वो किधर जाना चाहता है, देखना वो पीछे की तरफ जाना चाहता है। क्या समझ में आ रहा है सबको? जैसे ही आप, मैंने देखा ना ये मान लो कि ये हमारा राइट वाला पैर है, ये लेफ्ट वाला है, तो हमने राइट यहाँ पे रखा, अब लेफ्ट जैसे ही ऊपर जाओगे देखो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, पीछे ऐसे चलना है, पीछे स्लिप करते हैं, ठीक है। इसलिए देखना जब भी स्लिपी सरफेस में आप चलते हो तो हम मुंह के बल गिरते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा पैर तो ऐसे स्लिप कर गया, तो हम सीधा आगे की तरफ गिरेंगे। समझ में आ गया? तो फ्रिक्शन क्या करता है कि जैसे ही आपकी पैर नीचे की इधर की तरफ स्लिप करने वाली होती है, अपोजिट डायरेक्शन में लग के आपके पैर को रोक लेता है, इसीलिए तो हम इतनी आसानी से सरफेस पे चल पाते हैं। समझ में आ गया? तो क्या फ्रिक्शन हमारा दुश्मन है? क्या फ्रिक्शन हमें रोक रहा है? फ्रिक्शन को हमें सपोर्ट कर गया, अगर वो फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारा मुंह टूट जाता, हम मुंह के बल गिरते, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि फ्रिक्शन ने हमें बचा लिया। तो अक्सर ये बच्चों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। नहीं बेटा, फ्रिक्शन अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन सपोर्ट करता है। ठीक, समझ में आ गई बात? फ्रिक्शन समटाइम सपोर्ट करता है, समटाइम अपोज करता है, डिपेंड करता है कि मोशन, रिलेटिव मोशन बोलो उसको, सबसे अच्छा टर्म क्या है, रिलेटिव मोशन, कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मतलब जिस सरफेस के रिस्पेक्ट में स्लिपिंग टेंडेंसी जिस भी डायरेक्शन में होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। जैसे सोचो, मान लो कि ये एक सरफेस है, हम बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स एफ अप्लाई किया, ठीक। तो सोचो आप अगर सरफेस होके इस पे अगर फोर्स लगाया जाता तो ये मास आगे की तरफ स्लाइड होता। क्लियर? तो अब ये किधर, इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कहां जाना चाहता है, आगे, तो फ्रिक्शन अब इसके पीछे लगकर इसको रोकने की कोशिश करेगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्लियर, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मास एम है, ठीक, अब बताओ फ्रिक्शन किधर लगा, बताओ बताओ, सोच के बताओ, ये फ्रिक्शन किधर लगा? मैंने क्या बोला, फ्रिक्शन नेचर में तभी आता है जब स्लिपिंग के चांसेस बनते हैं, जरूरी नहीं कि स्लिप हो जाए, बट देयर इज अ चांस, अगर चांसेस बना तो डेफिनेटली वहां फ्रिक्शन आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? अब सोचो इसका क्या है, कोई चांस है? सोचो तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगा, एक नॉर्मल ऊपर लगा जो आप जानते हो, एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा mg। अब सोचो n और mg ने तो एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, इनका कोई, अब n को चाहता नहीं कि ऊपर जाए और mg चाहता नहीं कि नीचे जाए, इसकी इनकी चाहत अपनी पूरी हो गई। ठीक, अब सवाल है कि जब तक हम इसको इस तरफ या इस तरफ खिसकाने की कोशिश ना करें, मतलब एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लगाए, या तो राइट या फिर लेफ्ट, तो स्लिपिंग के चांसेस तो बनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं। तो जबरदस्ती तुमने अगर फ्रिक्शन यहाँ पे लगा दिया, मान लो कि बच्चों को हैबिट है, ऐसे फ्रिक्शन उसने लगा दिया, अब सोचो क्या होगा। न्यूटन्स का लॉ देखो, इस डायरेक्शन में तो चलो ये बैलेंस हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन सवाल अब यहाँ पे कि अगर तुमने फ्रिक्शन इधर को अप्लाई कर दिया, इसका मतलब एक नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया, तो बॉडी ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ स्लिप कर जाएगी। क्या ऐसा होता है कि घर में रखा हुआ गैस का अचानक से स्लिप करके आपके पास आ जाए, आपका जो बैग है अचानक अचानक से स्लिप करके किसी और रूम में चला जाए? ऐसा होता है कभी? अगर ऐसा हो गया तो घर छोड़ देना, भूख रह रहा है वहां पे, क्योंकि वो भी कोई एक्सटर्नल एजेंट है, वो फोर्स, उसने फोर्स अप्लाई किया कभी तो ये सरका, तुम्हारा तुम्हारा जो गेस्ट है वो कहीं एक जगह से सरक कर दूसरे जगह चला गया। समझ में आ गई बात? इसका मतलब जब तक कि कोई एक्सटर्नल एफर्ट ना हो तब तक फ्रिक्शन, मतलब एक्सटर्नल इफेक्ट ऐसा जो कि स्लिप करने की कोशिश कर रही हो ऑब्जेक्ट को, तभी फ्रिक्शन नेचर में आता है। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, जीरो, देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो स्लिप कर ही नहीं रहा, कोशिश भी नहीं कर रहा। कोशिश कैसे करता, जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं, जैसे यहाँ पे फोर्स लगाया, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी टेंडेंसी आगे जाने की है, तो फ्रिक्शन पीछे लगा। अब जरूरी थोड़ी है कि हर ऑब्जेक्ट पे तुम फोर्स लगाओगे और वो मूव ही कर जाएगा। मान लो कि घर में एक हेवी अलमीरा है, तुमने इधर से हल्का सा धक्का मारा, क्या वो मूव कर जाता है? नहीं करता। कारण क्या है कि जितना फोर्स तुमने लगाया
फ्रिक्शन उतना ही अपने आप को लगा के उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रख रहा है, मतलब उसको स्लिप करने से रोक रहा है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? अब अगर आपने फोर्स इस फ्रिक्शन से ज्यादा लगाया, अब सवाल है कि फ्रिक्शन की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो ज्यादा और कम का सवाल आया कैसे? ठीक, तो हर एक सरफेस की अपनी एक नेचर होती है, एक अपनी औकात होती है, हर एक लोगों की, दुनिया के हर एक पर्सन या फिर किसी भी सरफेस की अपनी एक औकात है, वो उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगा सकता। इसीलिए देखना कि सड़कों पे चलना हमारे लिए आसान होता है, क्लियर, लेकिन सैंड पे जाओगे तो चलना उतना ही मुश्किल है, वो काई वाले सरफेस पे जाओगे बहुत डिफिकल्ट है चलना, ठीक है, लेकिन बहुत रफ सरफेस पे जाओगे तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्रिक्शन वहां ज्यादा है, तो कहीं फ्रिक्शन कम कहीं ज्यादा, ठीक। तो इस तरीके से जो फ्रिक्शन है वो कॉन्टिन्यूअसली वेरी कर रहा होगा। इसका मतलब कि क्या क्या समझ में आई बात, कि फ्रिक्शन पहले नेचर में कब आता है? जब बॉडी की स्लिपिंग टेंडेंसी हो। दूसरी बात आपको क्या समझ में आई, कि फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, मोशन को कभी नहीं। याद रखना, अपना ही एग्जांपल हमेशा लेना, क्योंकि हम चल पाते हैं फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन हमें सपोर्ट करता है, कभी हम चल पाते हैं, वरना फिसल के गिर जाते, ठीक। तो वो मोशन को अपोज नहीं करता, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मतलब जिस सरफेस पे आप चल रहे हो उस सरफेस के रिस्पेक्ट में आपके पैर, आपकी जो पांव है, उसकी टेंडेंसी किस तरफ मूव करने की थी उसको अपोज करके आपको बचा लेता है। जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो हमारे पैर की टेंडेंसी पीछे की तरफ स्लिप करने की होती है, तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगकर हमें बचा लेता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो क्या क्या बात समझ में आ गया, कि फ्रिक्शन अपोजिट द रिलेटिव मोशन, ठीक। समझ में आ गया कि ये मिसकंसेप्शन के मार्क्स से निकल गया, ठीक। फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है नहीं भाई, फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है, क्लियर। दूसरा, फ्रिक्शन नेचर में तब आता है जब स्लिपिंग के चांसेस बनते हैं, अगर स्लिपिंग के चांसेस नहीं बनेंगे तो फ्रिक्शन नहीं होगा नेचर में, मतलब फ्रिक्शन जीरो होगा। तो देखो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। तीसरा, आपने क्या समझा, कि जो फ्रिक्शन जो है वो सरफेस टू सरफेस चेंज हो सकता है, फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैक्सिमम बोले, मतलब औकात ऑफ द फ्रिक्शन, ऐसे समझो, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। औकात ऑफ द फ्रिक्शन, हर एक सरफेस की अपनी एक औकात है, कि एक लिमिटेड अमाउंट में फोर्स अप्लाई करके वो रोक सकता है तुम्हें, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि एक बड़ा सा मान लो कि अलमीरा तुम्हारे घर में हेवियर अलमीरा है, तुमने धक्का दिया नहीं मूव किया, अब ऐसा थोड़ी है कि तुम, मतलब यहाँ पे 10 लोग मिलकर धक्का दे रहे हो तब भी वो बेचारा रेस्ट पे रहेगा, ऐसा तो नहीं। वो मूव तो करेगा ही करेगा ना किसी सिचुएशन में, मतलब जो उसकी औकात थी वो चेंज हो गई है, मतलब ये सरफेस डिपेंडेंट चीज है। समझ में आ गई बात, मतलब सरफेस जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन की अपनी एक औकात होगी, ठीक। जितना रफ सरफेस फ्रिक्शन उतना ही पावरफुल, जितना स्मूथ सरफेस फ्रिक्शन उतना ही वीकर, जितना वीकर फ्रिक्शन हमारे लिए चलने में उतनी ही तकलीफ, जितना ज्यादा फ्रिक्शन तब भी चलने में तकलीफ। समझ में आ रही बात? क्लियर है? लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में हमें चाहिए होता है। समझ में आ गया? तो क्या इतनी बात बिल्कुल क्लियर है? फ्रिक्शन का ये जो कंसेप्शन आपके माइंड में जो था, क्या वो बिल्कुल क्लियर हो गया है? समझ में आ गई बात? ठीक है। तो फ्रिक्शंस के बारे में, अब जैसे मान लो कि मैंने आपसे क्या बोला, टेंडेंसी देखना, मान लो कि ऐसा है कुछ, इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया, क्लियर। अब स्मूथ सरफेस नहीं है, अब ये रफ सरफेस है, फ्रिक्शन लगेगा, तो सोचो इसकी टेंडेंसी क्या है, बेवकूफ भी बता देगा कि ये नीचे गिरेगा, ठीक। बट हम तो अब फिजिक्स वाले लोग हैं, हम फिजिक्स जानते हैं, हम फिजिक्स को हम फिजिक्स के तरीके से बोले कि आखिर क्यों गिरेगा, गिरेगा। दुनिया में सबने चेक किया, सबने देखा था कि एप्पल गिरा है, सब लोग जानते हैं, ठीक। बस उसके बारे में स्पेशल ऑब्जर्वेशन न्यूटन ने किया, तो आज साइंस हमारी इतनी अच्छी डेवलप है, ठीक। तो हम उसके बारे में क्लियरली जानना चाहते हैं, तो नॉर्मल फोर्स इधर लगा, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगा, ये एंगल अगर मान लो कि थीटा गिवन है, तो आपको पता है कि इसको बढ़ाओगे तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक। इसका मास m मान लो, अब इस m का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg का, सॉरी mg cos थीटा यहाँ आ गया, और इस तरफ आ गया mg sin थीटा। अब सोचो कि इस नॉर्मल ने इसको तो बैलेंस कर दिया, तो इधर को जाने का कोई सवाल तो बनता ही नहीं है। अब सवाल है कि ये आखिर नीचे गिरा क्यों, क्योंकि ये, समझ में आ गया? क्लियर? मतलब इस mg ने दो काम किया है, एक इस डायरेक्शन में लग के नॉर्मल को बैलेंस कर दिया, और एक अलोंग द इंक्लाइन लगकर इसको खींचने की कोशिश कर रहा है।
तो आपको ये क्लियर हो गया कि अच्छा mg sin थीटा को इस तरफ लगा है, मतलब ये नीचे खिसकाना चाहता है, तो इसको बचाने के लिए फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि ये डिपेंड करता है फ्रिक्शन के औकात पे। अगर फ्रिक्शन की औकात इतनी है कि वो mg sin थीटा के बराबर का फोर्स लगा सके, ठीक, अगर आप फिर ऐसे बोलो कि इस सरफेस की इतनी औकात है कि वो mg sin थीटा के बराबर का फ्रिक्शन अप्लाई कर सके, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, समझ में आ गया, वरना ये मूव कर जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। एक एग्जांपल सिंपल देखता हूं कि आपको ये भी दिख रहा होगा, चलो इसको देखिए एग्जांपल के जरिए। मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास सरफेस है, ऐसा रख दिया समझोगे। अब इसको देखो, मैं इसे ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ, देखो ये एंगल तिरछा था ना, इंक्लाइन था, तो मैं इसको इंक्लाइन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो हल्का सा तिरछा किया, क्या ये मूव किया, मतलब सरफेस की औकात है इसको मूव नहीं करने देना, ठीक। अच्छा, और देखो मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, देख लो बढ़ाता जा रहा हूँ, अभी भी नहीं मूव कर रहा, अभी भी नहीं मूव कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा, अभी भी देखो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, अभी देखो, अब देखो ये क्या हुआ, देखो सिलेक्ट हो गया। समझ में आ गई बात, मतलब कहीं ना कहीं इंक्लाइंड प्लेन के केस में अगर आप डिस्कशन करोगे, तो अगर ये थीटा की वैल्यू ऐसे से जैसे बढ़ाते गए, अभी आपने एग्जांपल में भी देखा कि जैसे जैसे ये बढ़ता गया ऊपर की तरफ, इसका मतलब कि फ्रिक्शन की औकात भी चेंज होने लगी है। मतलब देख लो ये एंगल बढ़ रहा है, तो साइन देखो यहाँ पे साइन थीटा नाम का टर्म है, और आपको याद होगा कि साइन थीटा एंगल बढ़ाने से बढ़ता है जब वो 0 से 90 के बीच में हो, तो क्लियर, तो 0 से 90 है ना बेटा ये, तो ये भी ये बढ़ता जा रहा है, बट फिर भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही थी। इसका मतलब क्या है कि सरफेस जो है ये अपने वैल्यूज को फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है। समझ में आ गई बात, मतलब एंगल बढ़ाओगे तो उसके कॉरेस्पॉन्ड ये भी बढ़ना स्टार्ट होगा, क्लियर, समझ में आ गया। अब और देखो ये बात समझ में आ गया, तो क्या क्या फील आ रहा है कि भाई एक तो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि ये स्मूथ है या रफ है, ठीक, उस पर फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है। दूसरा क्या डिपेंड कर रहा है कि सरफेस की औकात कौन डिसाइड कर रहा है, अगर इंक्लाइन प्लेन पे तो ये एंगल भी डिसाइड कर रहा है, मतलब ये एंगल बढ़ा, देखो ये एंगल ये बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब देखो यहाँ पे ये mg cos थीटा, समझ में आ गई बात, क्लियर है। यहाँ पे तो mg cos थीटा मतलब कहीं ना कहीं फ्रिक्शन इस नॉर्मल पे भी डिपेंड कर रहा है, समझ में आ गया। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन जो है एक ही खेत के दो मूली हैं, ठीक, इनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, समझ में आ गया। क्यों, देखो जब तक ये सरफेस कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं तब तक, अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होगा तो नॉर्मल का कोई सेंस नहीं बनता, उसी तरीके से फ्रिक्शन का भी कोई सेंस नहीं बनता। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट दो सरफेसेज आपस में कांटेक्ट में ना हो तो ना ही नॉर्मल फोर्स नेचर में होगा, ना ही फ्रिक्शन फोर्स नेचर में होगा, इसीलिए इन फोर्सेस को कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो इस कांटेक्ट फोर्स के ही दो पार्ट हैं, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, मतलब एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं ये, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई है मेरे अगर, जैसे आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, तो फ्रिक्शन का एक बेसिक कंसेप्शन मैंने आपके सामने रखा है। अब इसके बारे में डिटेल मैथमेटिकल जो एनालिसिस है हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है आपको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्लास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।